आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल महादेव पाठशाला पर। कल हम लोगों ने देखा था साहित्य का अर्थ और साहित्य के बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज हम देखेंगे अगली विधा जो है नाटक, उसके बारे में जानेंगे। उसके कौन कौन से भेद हैं उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाटक अत्यंत प्राचीन विधा है, इसलिए हम सर्वप्रथम इस पर विचार करेंगे। आपने बचपन में अपने मोहल्ले, गांव या शहर में कुछ नाटक देखे होंगे, और नहीं तो त्यौहार के दिनों में रामलीला और रासलीला तो अवश्य ही देखा होगा। उसमें जब आपने देखा होगा तो जो रामलीला या रासलीला है, इसमें किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया है। जो कलाकार इन घटनाओं का अनुकरण कर इन्हें हमारे सामने पेश करते हैं, हम लोग उन्हें अभिनेता कहते हैं। देखिए, कहने का सारांश ये है कि जो नाटक होता है उसमें कहानी होती है, और उस कहानी का भी एक मेन भाग होता है जिसको हम लोग कथा वस्तु कहते हैं या घटना कहते हैं। तो और वो जो कहानी या घटना होती है उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि मुख्य पात्र होता है, जिसका अभिनय कोई व्यक्ति करता है। उस या अभिनय मतलब अनुकरण, या अभिनय इन सब का मतलब है नकल करना। तो उसी का नकल कोई व्यक्ति करता है, तो वो व्यक्ति जो उस घटना के मुख्य पात्र का अनुकरण या नकल करता है उसे हम अभिनेता कहते हैं। और वो पूरी की पूरी नाटक उस कथा वस्तु के इर्द गिर्द ही लिखी जाती है। तो वास्तव में नाटक के मूल में अनुकरण या नकल का भाव है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे रामलीला है, तो रामलीला में राम भगवान के द्वारा जो जो भी कार्य किए गए हैं वो सब चीज़ें हम रामलीला में देखते हैं। तो उसमें एक मुख्य पात्र है, वो राम भगवान का किरदार निभाता है, और सारी कहानियाँ या घटनाएं जो हैं वो राम भगवान के इर्द गिर्द ही घूम रही होती हैं। तो जो व्यक्ति राम भगवान का किरदार निभा रहा होता है वो व्यक्ति अभिनेता है। किरदार निभाने का मतलब है वो जैसे जैसे भगवान राम ने किया है वैसे वैसे वो करता है, यानी कि वो एक तरीके से नकल ही करता है, अनुकरण ही करता है। नाटक शब्द नट धातु से बना है। नाटक रूपक का एक भेद है। मैं यहाँ पे बता दूँ कि भरत मुनि जी ने एक रचना की थी जिसका नाम नाट्य शास्त्र है, और उस नाट्य शास्त्र में रूपक का जिक्र किया गया। और वो रूपक जो है वो एक विधा है, और उसके अंतर्गत भी 10 उपभाग है, जिसमें से एक भाग नाटक भी है। इसीलिए बोला जा रहा है कि नाटक जो है वो रूपक का एक भेद है। 10 भेद में से एक भेद नाटक भी है। तो संस्कृत के आचार्यों ने रूपक को भी काव्य के अंतर्गत रखा है, पर उन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया है। ऐसा नहीं कि अभी हमारे काव्य कहने का तात्पर्य यही रहता है कि ऐसी रचनाएं जो छंदबद्ध हो, लय से परिपूर्ण हो, तो और अलंकार युक्त हो, ऐसी रचनाओं को हम काव्य कहते हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं माना जाता था। इसका प्रयोग व्यापक अर्थों में, यानी बहुत बड़े अर्थों में किया जाता था। आज जिस अर्थ में हम कविता शब्द का प्रयोग करते हैं, काव्य शब्द का प्रयोग प्राचीन आचार्यों ने ठीक उसी अर्थ में नहीं किया। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। उनके अनुसार काव्य में कविता ही नहीं, नाटक भी सम्मिलित होते थे। मैंने आपको बता दिया कि जो रूपक है वो काव्य के अंतर्गत आता था, और रूपक के अंतर्गत आता था नाटक। इसलिए नाटक जो है वो काव्य के अंतर्गत ही आता था, लेकिन काव्य में कविता नहीं, नाटक भी सम्मिलित, वो तो बता ही दिया। कान से सुनने और आँख से देखने के आधार पर भी काव्य को 2 भागों में बांटा गया था। जिन रचनाओं का आनंद मुख्य रूप से सुनकर लिया जाता है वे श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते थे। इस दृष्टि से कविता हो गई, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, ये सब सुने जाने वाले काव्य थे, इसलिए इन्हें श्रव्य काव्य कहा जाता था। और जिन रचनाओं का आनंद देख कर लिया जाता था उन्हें दृश्य काव्य कहा जाता था।
नाटक इसी वर्ग की रचना है, क्योंकि नाटक को हम देख कर के ही आनंद लेते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको रंगमंच की रचना भी कहा जाता है। किसी भी नाटक में 7 बातों का होना आवश्यक है। इन्हें हम नाटक के तत्व कहते हैं। ये चीज़ें पूछी जाती है कि अगर हम नाटक लिख रहे हैं तो उस नाटक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कथा वस्तु होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी नाटक होगा तो उसमें कथा वस्तु होगा, यानी कि एक मुख्य घटना होगा जिसके इर्द गिर्द पूरी नाटक ही चलेगी। देश काल या परिवेश होगा। देश काल परिवेश का मतलब उस समय कोई ना कोई जैसे जगह होगा, समय होगा, तो ये देश काल या परिवेश हो गया। शैली, वहाँ की शैलियाँ क्या है, किस शैली में लिखा गया है, किस शैली में बातें हुई है। अभिनेता मतलब वही है जिसका अभिनय किया जाएगा। पात्र या चरित्र चित्रण उस पात्र के बारे में रहेगा। संवाद और भाषा, जो कथा वस्तु में जो भी पात्र है उनके बीच में जो संवाद हुआ है वो, और उनके संवाद करने का जो भाषा है वो क्या है। फिर उसके बाद उद्देश्य या प्रतिपाद्य, अगर कोई कथा वस्तु है या कोई नाटक है तो वो नाटक कुछ न कुछ हमें तो संदेश ज़रूर देगी। या तो हो सकता है वो समाज की बुराइयों को उजागर कर रही हो, या वो हमारे मनोरंजन के लिए हो, या कोई और संदेश दे रही हो। तो किसी न किसी नाटक का कोई न कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। या तो आपके मनोरंजन के लिए होगी, या सामाजिक बुराइयों को या राजनीति से किसी न किसी चीज़ से संबंधित वो ज़रूर होगी। अब आइए हम बात करते हैं नाटक के वर्गीकरण पर। नाटक के भेद करते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नाटक उस रूप में साहित्य का अंग नहीं है जिस रूप में कहानी, उपन्यास या कविता आदि है। नाटक की दृश्यवत्ता इसे साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्न धरातल पर ला खड़ी करती है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, कविता हो गया, ये सब तो हम सुन लेते हैं, लेकिन नाटक को आप केवल सुन के नहीं, ये इससे अलग तब होती है जब इसे हम रंगमंच पे लाते हैं। यानी कि इसको जो हम देखते हैं ना, ये बाकी विधाओं से इसे अलग बनाती है। नाटक का लिखित आलेख संपूर्ण नाट्य नहीं है। नाटक को हमने केवल लिख दिया तो वो नाटक को पूर्ण नहीं माना जाएगा। संपूर्ण नाट्य तो तब बनता है जब नाटककार द्वारा लिखित नाट्य आलेख को निर्देशक अभिनेताओं के सहयोग से रंगमंच पर प्रेक्षक समुदाय के सामने प्रस्तुत करता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी नाटक को लिख दिए तो वो नाटक नहीं कहलाएगा जब तक एक डायरेक्टर यानी कि निर्देशक जो बताएगा कि क्या क्या करने हैं, जब तक निर्देशक अभिनेता जो कि उस घटना का मुख्य पात्र है, उस अभिनेता के द्वारा जो दर्शक है उनके सामने अपनी कलाओं की प्रस्तुति या उस नाटक को रंगमंच पे जाके उतारेगा नहीं, तब तक हम उसे संपूर्ण नहीं मानेंगे। यानी कि नाटक में लेखन भी होनी चाहिए, प्लस उस नाटक का प्रदर्शन रंगमंच पे होना चाहिए, वो भी दर्शकों के सामने। आइए, नाटक का एक पहला प्रकार है जिसको हम बोलते हैं रेडियो नाटक। नाटक को रंगमंच पर देखने के अलावा आप रेडियो पर भी अक्सर नाटक सुनते होंगे। आप लोगों का तो पता नहीं, बट हमने बहुत सारे नाटक सुने। पहले के ज़माने में जब मोबाइलें नहीं थी तो उस समय रेडियो हम लोग चलाया करते थे, तो उस टाइम पे हम लोग नाटक सुना करते थे। तो उसमें नाटक में बस लोगों के बीच जो संवाद हो रहे हैं वो, और थोड़ी मोड़ी जो ध्वनियाँ होती थी वो। यानी कि अगर रेडियो नाटक की बात किया जाए तो दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों के बीच का संवाद और उनके पीछे जो ध्वनि है उसका। जैसे कोई आश्चर्यचकित वाली बात होगी तो उसकी ध्वनि, कोई दुखद समाचार वाली बात है तो उसकी अलग से ध्वनि। इन सब की जो ध्वनियाँ हैं
हंस रहे हैं तो उसके लिए ध्वनि। तो ये जो ध्वनियाँ ये रेडियो नाटक में बहुत मायने रखते हैं। रेडियो नाटक रंगमंची नाटक से अलग एक नई विधा है। हाँ, क्योंकि ये जो रेडियो नाटक है ना, ये रंगमंच पे प्रस्तुत नहीं की जाती है। मूलतः नाटक दृश्य विधा है। मूल रूप से तो हम यही मान के चल रहे हैं कि जो नाटक है वो दृश्य विधा है, किंतु रेडियो नाटक में शब्द और ध्वनि का विशेष महत्व होता है। इसलिए ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये श्रव्य विधा में आ गई, क्योंकि नाटक जो है वो ऑलरेडी केवल देख के उसके आनंद को लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे रेडियो नाटक में हम सुन रहे हैं। रेडियो नाटक मंची नाटक से इस अर्थ में भिन्न है कि जहाँ मंची नाटक में विभिन्न रंगमंची उपकरणों का प्रयोग होता है तथा अभिनेताओं के अभिनय, हाव भाव, गति आदि के द्वारा दर्शकों तक बात पहुँचाई जाती है, वह रेडियो नाटक में केवल ध्वनि के माध्यम से ही सब कुछ करना होता है। इसमें ध्वनि के द्वारा ही अभिनेताओं का चलना फिरना, हंसना, रोना, भरना आदि प्रस्तुत किया जाता है। बात वही है कि रेडियो नाटक में जो मंची उपकरण है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, और अभिनेताओं का जो अभिनय होता है, हाव भाव होता है, ये सब चीज़ें हम ध्वनियों के माध्यम से ही दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दर्शक क्या है, वो सुनने वाले जो दर्शक हैं उनके पास पहुंचाते हैं। रेडियो नाटक बहुत हद तक संवादों पर भी निर्भर रहता है। सही बात है कि जो रेडियो नाटक होता है वो काफ़ी हद तक जो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है उसी पर निर्भर रहेगा, क्योंकि दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, संवाद और दूसरा है उसके पीछे जो ध्वनि है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों पर रेडियो नाटक पूरा निर्भर रहता है। रेडियो नाटक के संवाद लिखे इस प्रकार जाते हैं कि उनमें ऐसी बातें, ऐसे संकेत दे दिए जाए जिनकी मंची नाटक में आवश्यकता नहीं होती है। जिन जिन चीज़ों की मंची नाटक में आवश्यकता नहीं होती है उन चीज़ों को हम रेडियो नाटक में डाल देते हैं, क्योंकि मंची नाटक पे जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम रेडियो नाटक पे लेके आएंगे किस लिए। रेडियो नाटक के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विभिन्न भावपूर्ण स्थितियों की अभिव्यक्ति के लिए पार्श्व संगीत का बहुत प्रयोग होता है, जैसे कि मृत्यु पर करुण संगीत का बजना, किसी आश्चर्यजनक घटना पर चौंकाने वाली धुन का बजना। यानी कि जब दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है और उनके बीच में कोई ऐसे मनोभावों का प्रयोग हो गया जो आश्चर्य को या दुख का या मृत्यु का, ऐसी अगर कोई चीज़ें हो जाती है तो उनके पीछे एक संगीत बजता है जिसको हम बोलते हैं पार्श्व संगीत। तो इनका इसमें योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। अगला प्रकार है टेलीविज़न नाटक। आजकल तो आप लोग हर रोज़ टेलीविज़न पर नाटक देखते होंगे। टेलीविज़न पर जो धारावाहिक नाटक दिखाया जाता है उन्हें सीरियल कहा जाता है। सीरियल, क्योंकि ये तो हर एक छोटे बच्चे के मुंह से आप सुन लेंगे। हम लोग तो बहुत बोलते थे कि मतलब हम जा रहे हैं सीरियल देखने के लिए, तो कहीं कोई भी सीरियल आता था। सीरियल का मतलब होता है एक सीरीज, मतलब एक ही दिन में वो ख़त्म नहीं होने वाली। तो सीरियल में हम लोग तो पहले देखे हैं कि स्त्री तेरी कहानी, कसमकस, अक्सर, तो इस तरह का सीरियल पहले आया करता था। अभी भी बहुत सारे सीरियल आते हैं। तो टीवी नाटक भी नाटक की एक नई विधा है जो फिल्म के अधिक करीब है। ये फिल्म के अधिक करीब तो है लेकिन फिल्म नहीं है। टीवी नाटक और रंगमंची नाटक में बहुत अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि टीवी नाटक में कैमरे का इस्तेमाल होता है। जो टीवी वाला नाटक है, जो सीरियल है, उसमें हम कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, और उस कैमरे से जब हम किसी चीज़ को कैप्चर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉट। यहाँ हर चीज़ कैमरे की आंख से ही देखी जाती है। वही मैंने बोला कि कोई भी अभिनय होगा तो वो कैमरे से कैप्चर किया जाएगा, ये लाइव दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है। पूरे नाटक को पहले कैमरे में अंकित किया जाता है। कैमरा एक बार में जो दृश्य अंकित करता है उसे शॉट करता है। यानी कि जो भी नाटक हो रहा है सबसे पहले वो कैमरा में अंकित किया जाएगा, फिर कैमरा जितने भी नाटक को कैद किया है उसको हम शॉट बोलते हैं।
इसके बाद विभिन्न शॉट को मिला करके, यानी कि जो अलग अलग वीडियो उसने लिया होगा, विभिन्न शॉट को मिला करके अब एक सीन का निर्माण किया जाता है और फिर दृश्यों को मिलाकर पूरा नाटक तैयार किया जाता है। यानी कि सबसे पहले शॉट लिया जाता है, शॉट को मिलाया जाता है और मिला करके पूरा नाटक तैयार करते हैं। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि रंगमंच पर सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि रंगमंच की अपनी सीमाएं हैं, किंतु टीवी पर लगभग सभी कुछ दिखाया जा सकता है। यानी कि रंगमंच पर आप सब कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपके पास एक तो उतना टाइम भी नहीं होता, प्लस आपके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लेकिन अब टीवी पर पहले कैमरे में वो चीज़ें कैद हो रही हैं और आपके पास भरपूर टाइम भी है, तो जो कैमरे में चीज़ें कैद हो रही हैं, आप उसमें मतलब कोई अगर गलत हो भी गया है तो उसे आप सही कर सकते हैं, सही करके फिर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि जो रंगमंच पे होने वाले नाटक है, वहाँ पर जब अभिनय किया जाता है तो वो बंदा और दर्शक दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने होते हैं। लेकिन यहाँ पर टीवी में जो दर्शक हो गए और जो अभिनेता है, वो दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते। तीसरा अंतर यह है कि रंगमंच पर अभिनेता और दर्शकों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यदि कोई अभिनेता मंच पर कोई भूल कर बैठे तो वह साफ दिखाई देता है और उससे नाट्य प्रस्तुति में अंतर भी आ जाएगा। लेकिन टेलीविज़न नाटक में ऐसी भूलों की गुंजाइश प्राय नहीं रहती, क्योंकि भूल हो जाने की स्थिति में यह दृश्य को दोबारा शूट किया जा सकता है। मैंने आपको वही बताया कि जो रंगमंच पर अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती उसके नाटक में आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। हो सकता है कि उस गलती की वजह से जो नाटक है वो ख़राब हो सकता है, या अभिनेता के अभिनय में कुछ बदलाव दिख सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न वाले नाटक में ऐसा नहीं होता। अगर कुछ ख़राब हुआ तो उस सीन को दोबारा से शॉट लिया जाएगा, दोबारा शॉट लेके उसे सही किया जाएगा। अगर फिर भी ख़राब है, फिर दोबारा तिबारा चौथी बार ऐसे करके जब तक सही हो नहीं जाता तब तक उसे रीटेक करके लिया जाएगा। यानी कि जो टेलीविज़न वाला नाटक है, इसमें भूलों की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट भेद पर, जो है नुक्कड़ नाटक। यह नाटक की नई विधा है। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखे जाने वाले नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किए जाते। नुक्कड़ नाटक भी जो है ये भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो रेडियो और टेलीविज़न है इनके लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसी प्रकार नुक्कड़ नाटक भी रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और हाँ, जो नुक्कड़ नाटक होता है ना, ये चौराहों पे, गलियों में या किसी नुक्कड़ वाले स्थान पे कहीं पे भी मतलब प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि रंगमंच पर नहीं बल्कि गली, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा भी है, गली, सड़क, चौराहा, चौपाल, नुक्कड़ आदि कहीं पे भी खेला जा सकता है, यानी कि प्रस्तुत किया जा सकता है। नाटक तो ठीक उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे रंगमंच पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रंगमंच नहीं होता है। आप ये बोल सकते हैं कि रंगमंच के जगह पे यहाँ पे इनके पास सड़क होते हैं, चौराहे होते हैं, नुक्कड़ होती हैं, चौपाल होते हैं, ये सब चीज़ें रंगमंच के जगह पे होते हैं। लेकिन यहाँ तो मंच बनाया जाता है, न पर्दा को वो गिराया या उठाया जाता है। यहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं रहती। अभिनेता नाटक की कथा वस्तु के अनुसार अपने पात्र के अनुरूप प्रतीकात्मक परिवर्तन कर लेता है। जो अभिनय नाटक में अभिनेता करता था वो सब चीज़ें सेम अभिनेता यहाँ पे करता है, लेकिन वही है कि रंगमंच यहाँ पे नहीं रहता है। नुक्कड़ नाटक को मजमे की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उसकी कथा प्रासंगिक और सामान्य जन की अभिरुचियों के अनुसार होना जरूरी है। यानी कि उसकी जो कथा वस्तु है ना, वो जो सामान्य लोग हैं तो उससे वो जुड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से कनेक्टिविटी पा सके। कथा प्रायः प्रचारात्मक और जन जागृति फैलाने वाली होती है। वही मैं आपको बताया कि जैसे
किसी चीज़ के बारे में एक जन जागृति फैलानी या किसी चीज़ का प्रचार करना है तो इस टाइप के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हमें स्वच्छता अभियान है, तो स्वच्छता अभियान के लिए हमें जागरूकता जब पैदा करनी है तो इसके लिए हम नुक्कड़ नाटक का प्रयोग कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ के बारे में जागृति जैसे वन हो गया या हमारा पर्यावरण हो गया, उसके बारे में हमें जागृति पैदा करनी है या जागरूकता पैदा करना है तो हम नुक्कड़ नाटक का प्रयोग कर सकते हैं। जा जा के गाँव घर में या सड़क चौराहे पर वहाँ पे हम लोगों को बता सकते हैं इसके माध्यम से। कथानक में नाटकीयता पर बल होता है, तथ्यात्मकता के बजाय संकेतात्मकता पर बल दिया जाता है। पात्रों की संख्या सीमित रखी जाती है। कई बार एक ही नाटक में एक अभिनेता को एक से अधिक पात्रों का अभिनय करना होता है और नाटक के संवाद सरल संप्रेषणी, जो नाटक का संवाद होता है ना वो बहुत सरल होता है, क्योंकि सड़क पे चौराहे पे चौपाल पे आप जाके बता रहे हैं तो वहाँ पे लोग गांव वाले लोग ही रहेंगे। तो जब तक आप सरल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सरल भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है। संप्रेषणीय मतलब इतनी सरल भाषा का प्रयोग करो कि आपका जो संदेश है ना वो सामने वाले व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच जाए, यानी कि आपका जो कहने का अर्थ है और वो व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी आपके अर्थ को ग्रहण कर सके। चुटीले और तत्काल प्रभाव, यानी चुटीला मतलब मजाकिया तौर पे और तत्काल प्रभाव पैदा करने वाला हो, यानी कि तुरंत जैसे ही आपने बोला उसने आपके अर्थ को ग्रहण कर लिया, यानी तुरंत उसका प्रभाव पड़ा। प्रभाव को बढ़ाने के लिए गीत संगीत आदि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसके लिए गीत संगीत का भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपको लगता है कि हमें जन जागृति फैलानी है, इसके लिए अगर संगीत की आवश्यकता है तो आप संगीत के माध्यम से भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बशर्ते बात यह है कि इसमें कोई भी रंगमंच का प्रयोग नहीं होता है नुक्कड़ नाटक में। यहाँ पे जो रंगमंच होता है वो सड़क हो गया, चौपाल हो गया, यही सब चीज़ें, चौराहा, यही सब चीज़ें नाटक ये रंगमंच का काम करते हैं। बशर्ते यहाँ पे पर्दा वर्दा ये सब चीज़ें नहीं होती है। आई होप आपको नाटक समझ में आया होगा और नाटक के जो प्रकार थे वो भी समझ में आए होंगे। इसमें एक और नाटक आता है, एकांकी नाटक आता है, तो वो कुछ खास नहीं था इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया। आप इतना जानते हैं और इतना लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर इग्नू में मिल जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है और ये आपके लिए लाभदायक है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। और यहाँ पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।